नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा त्रिपाठी। आज हम यहाँ पे जो इसके पहले हमने वीडियो में आपको पढ़ाया था समाज की विशेषताएं, समाज की आवश्यक शर्तें, और अब हम आगे उसी यूनिट में समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण दुर्खीम और इसके अलावा अन्य विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है, जिसमें हम यहाँ सबसे पहले दुर्खीम द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। दुर्खीम ने अपनी जो पुस्तक है उनकी स्वयं की लिखी हुई समाजशास्त्री पद्धति के नियम, उसके आधार पर इन्होंने 4 रूपों में इसे वर्गीकृत किया गया है। पहला है जिसमें सरल समाज। सरल समाज, दुर्खीम ने सरल समाज को एक ऐसा समूह बताया है जो किसी के अधीन नहीं है और इसमें केंद्रीय नियंत्रण की कोई व्यवस्था ना होते हुए भी सभी सदस्य परस्पर आपस में सहयोग कर सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो सरल समाज एक झुंड होता है जिसका कोई खंडन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने समाज को सरल समाज के रूप में परिभाषित किया है, जो कि एक समूह है और यह समूह या समाज किसी के अंडर नहीं होता है और इसकी कोई केंद्रीय नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी जो इसमें सदस्य होते हैं वो आपस में सहयोग कर सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सेकंड है इनका सरल बहुखंडीय समाज। जब कोई सरल समाज एक बड़ी इकाई में संगठित होकर स्वयं की आवश्यकता को पूर्ण करता है तो यह समाज दुर्खीम के अनुसार सरल बहुखंडीय समाज कहलाता है। यह समाज, इसमें जो विशेषताएं होती हैं वो इसे अधिक सरल होने के बाद भी अनेक खंडों में विभाजित करती हैं, जैसे झुंड, परिवार, गोत्र। ठीक है, इन्होंने सरल बहुखंडीय समाज को अलग खंडों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने झुंड और परिवार और गोत्र हम सभी समझते हैं गोत्र क्या होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने जनजाति में पाए जाने वाले फैक्ट्री का उल्लेख किया है। जब एक से अधिक गोत्र एक साथ मिल जाते हैं तो इस गठित समूह को हम फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित बहुखंडीय समाज। मिश्रित बहुखंडीय समाज से क्या तात्पर्य है? यह समाज मिश्रित विशेषताओं वाले अनेक गोत्रों समूहों से बना होता है। यह सभी भौतिक साधनों के आधार पर अनेक छोटे छोटे भागों में या खंडों में विभाजित हो सकता है, जैसे आदिम समाज और जनजातीय समाज। नेक्स्ट है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। इसके अंतर्गत जब विभिन्न मिश्रित बहुखंडीय समाज परस्पर घनिष्ठ रूप से संपर्क में रहते हैं और एक बड़े समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अनेक छोटे छोटे समाज के जो भाग हैं वो एक साथ घनिष्ठ रूप से संपर्क में रहते हैं और एक बड़े समाज का निर्माण करते हैं, वह दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज के अंतर्गत आता है। ऐसे समाजों के उदाहरण के रूप में हम बड़ी बड़ी जनजातियों को ले सकते हैं। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर का वर्गीकरण। हर्बर्ट स्पेंसर का वर्गीकरण में इन्होंने भी इसको 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है सरल समाज। ठीक है, इन्होंने भी इसको सरल समाज कहकर परिभाषित किया है, जिसमें समाज का आकार छोटा होता है और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कार्य का कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है। इनका राजनैतिक संगठन सरल होता है और सामान्यतः इस समाज की अर्थव्यवस्था सामूहिक होती है। व्यक्ति के सामाजिक पद का निर्धारण आनुवंशिकता के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रित समाज। मिश्रित समाज एक तरफ आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक क्रियाओं का में प्रयत्न पूर्वक उसको बदलने का प्रयास करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रथाएं, परंपराएं, सामाजिक संगठन इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन पर नियंत्रण लगाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इस समाज में आधुनिकता और परंपरागत प्रभाव अधिक पाए जाते हैं। ठीक, मिश्रित समाज से क्या तात्पर्य है? एक तरफ आधुनिकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर इन्हें देखते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार दो
भागों में इसे वर्गीकृत किया है। पहला है आदिम समाज। आदिम समाज यह प्रकृति में पूर्णतः सरल समाज की तरह होते हैं और समाज में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूर्ण समाज का होता है। ठीक है, ये इनमें जैसे आदिम समाज में होता था कि कोई भी शिकार करते थे कुछ लोग मिलके, लेकिन हक जो था उसमें सभी का था, उस समाज के लोगों का। इसी तरह इसमें भी उत्पादन होता है उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि समाज के या उस समुदाय के संपूर्ण व्यक्तियों का होता है। नेक्स्ट है एशियाई समाज। एशियाई समाज के अंतर्गत मार्क्स के अनुसार यह एक ऐसा समाज है जिसमें अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है तथा यह उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयों से विभाजित होता है। इस समाज में केंद्रीय समाज केंद्रित राज्य नौकरशाही राजनीतिक संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और एशियाई समाजों में विशेषतः भारत का वर्णन किया जाता है। इसके आगे है नेक्स्ट प्राचीन समाज। इस समाज में कुछ प्राचीन परंपराएं होती हैं। इन समाजों में उत्पादन साधनों का अधिक विकास नहीं होता है। यह लोग पशुपालन द्वारा अपनी जीविका की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट है सामंतवादी समाज। इस प्रकार के समाज में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता है। ये उत्पादन भूमि के स्वामी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भूमि होती है जिसमें कृषि होती है उसके स्वामी अलग होते हैं और उस पे कार्य करने वाले जिन्हें हम छोटे किसान कह सकते हैं वे होते हैं ये सामंत या जमींदार होते हैं और इसमें निम्न वर्ग के लोगों को ये दास बनाकर अपने अधीन रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के समाज में निजी संपत्ति पर अधिकार पर अधिक जोर दिया गया है और किसानों का जमींदारों द्वारा शोषण भी किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज, इस समाज का उद्भव बड़े बड़े उद्योग धंधों और मशीनों के आविष्कार के बाद ही हुआ। इसमें समाज दो भागों में बांटा था, पूंजीपति वर्ग और बुर्जुआ वर्ग। पूंजीपति वर्ग का उत्पादन साधनों पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण से है, जबकि बुर्जुआ वर्ग स्वयं का श्रम के द्वारा अपनी जीवन व्यतीत करते हैं और यह आर्थिक रूप से कमजोर एवं शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समुदाय। समुदाय क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि समुदाय, समाजशास्त्र में समुदाय का जो अर्थ लिया गया है वह व्यक्तियों के समूह से है जिसमें एक निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है और उनका जो जीवन होता है वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें व्यक्ति किसी विशेष स्वार्थ के कारण संबंधित नहीं होता है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं की पूर्ति होती है। इसकी जो अर्थ और परिभाषाएं दी गई हैं इसमें है एक साथ सेवा करना। समुदाय का मतलब है एक साथ मिलजुल कर सेवा करना। अतः समुदाय वह समूह है जो सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए सामान्य जीवन बिताते हैं। ठीक है, यहाँ पे समुदाय का तात्पर्य उस समूह से लिया गया है जिसमें कई लोग मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार समुदाय में निर्माण और स्थायित्व की दृष्टि से दो या दो से अधिक व्यक्ति होने आवश्यक है। इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, सामान्य जीवन और नियमों आदि तत्वों का होना इसमें आवश्यक होता है। समुदाय का अर्थ का जो क्षेत्र है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। सामान्य समुदाय का क्षेत्र उसके सदस्यों की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक समानताओं पर निर्भर करता है। जैसे गांव को हम समुदाय कह सकते हैं, कस्बा एवं नगर और राष्ट्र भी समुदाय के अंतर्गत आता है। विश्व को भी हम एक समुदाय के रूप में यहाँ समझ सकते हैं। बोगार्डस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए बोगार्डस ने कहा है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है। ठीक है, इन्होंने इसे एक सामाजिक समूह के रूप में माना है जिसमें हम की भावना हो। ठीक, हम की भावना मतलब वी फीलिंग,
यहाँ पे हम की भावना से उन्होंने एकता की बात की है, जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज ने भी, जब हम किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं कि वो एक दूसरे के किसी कार्य में, विशेष कार्य में, जैसे शादी हो गया या किसी की कोई ऐसी समस्या जो मिलजुल कर पूरी की जा सकती है, उसमें हाथ बटाते हैं, सामान्य जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रीक ने भी इसे परिभाषित किया है, व्यक्तियों का वह समूह जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाता है और एक स्थानीय क्षेत्रीय समूह है। ठीक, स्थानीय क्षेत्रीय समूह मतलब उनका क्षेत्र निश्चित होता है और वह जीवन के उनके जो नियम है वो सभी के लिए समान होते हैं। ठीक है, अब समुदाय की विशेषताएं, जिसमें समुदाय की विशेषताओं को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है मुख्य विशेषताएं और दूसरा है गौण विशेषताएं या तत्व। मुख्य विशेषताएं में, मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें है पहला निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो हम अभी इसके ऊपर भी बता रहे थे, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वह निश्चित होता है, इनका निश्चित भूभाग होता है और यह व्यक्तियों का समूह होता है और इस समूह में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है और इसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। नेक्स्ट, गौण विशेषताएं। गौण विशेषताएं जो दिखाई नहीं देती हैं, जिसमें स्वतः विकास। ठीक है, समुदाय किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि इसका स्वयं ही विकास होता है और इसका एक विशिष्ट नाम होता है। ठीक, इसमें स्थायीपन पाया जाता है और ये मूर्त रूप से दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति मूर्त रूप से दिखाई देते हैं, आत्मनिर्भरता पाई जाती है और साथ ही साथ सामान्य जीवन जीने के नियम या व्यवस्था होती है और इसकी सदस्यता जो है वो अनिवार्य होती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं और इसमें एक सामान्य जीवन पाया जाता है। समुदाय के प्रकार के अंतर्गत समुदाय को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय आते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय का उदय प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी पर प्रत्येक समाज में है, पाए जाते हैं। समाज की इसकी अपनी एक विशिष्ट सामाजिक जीवन पद्धति होती है। सामान्य उद्देश्य और जीवन जीने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग ग्रामीण समुदाय बनाते हैं। ठीक है, कृषि इस क्षेत्र की प्राथमिक पहचान और तत्व है। ठीक है, कृषि जो यहाँ की मुख्य जीविका का साधन है और इस समुदाय में मूल रूप से शहरी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ठीक, जैसे विद्यालय, अस्पताल, बाजार, नगर पालिका, पुलिस स्टेशन आदि। गांव की विशेषताओं में या ग्रामीण विशेषताओं में पहला है समुदाय का आकार। इसमें जो समुदाय का आकार होता है वह निश्चित होता है। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या कम पाई जाती है और कम जनसंख्या के कारण इन लोगों में प्रगाढ़ता या एकता अधिक देखने को मिलती है। कृषि की प्रधानता होती है, कृषि इनकी जीविका का मुख्य साधन है। जनसंख्या की एक रूपता। ठीक है, सभी व्यक्ति यहाँ एक समान नियम को फॉलो करते हैं या उनका अनुसरण करते हैं, तो उनमें एक रूपता देखने को मिलती है। सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण जाति के आधार पर पाया जाता है। सामाजिक संपर्क, चूंकि इसका घनत्व, जनसंख्या घनत्व कम होता है, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं और इनमें सामाजिक संपर्क अधिक पाया जाता है। सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक एकता। ठीक है, इनमें सामाजिक गतिशीलता भी देखने को मिलती है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक एकता भी पाई जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था। ठीक है, गांवों में आज भी संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पे कई पीढ़ी के लोग एक साथ मिलकर एक छत के नीचे निवास करते हैं और एक ही चूल्हे या एक ही किचन में बने खाने का उपयोग करते हैं। जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था का तात्पर्य है
जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो उच्च वर्गों की सेवा करके उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाते हैं, या उच्च वर्ग के लोग उन्हें सेवाओं के बदले उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सजातीयता पाई जाती है और महिलाओं की जो स्थिति है वो वहां पे अधिक सुदृढ़ या मजबूत नहीं होती है। अशिक्षा वहां ज्यादा देखने को मिलती है महिलाओं में, और साथ ही साथ बाल विवाह, इस तरह की समस्याओं से उन्हें इस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, पर्दा प्रथा इत्यादि। नेक्स्ट आता है नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय से मतलब शहरी जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय को हम नगरीय समुदाय कहते हैं। ठीक है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। किसी नगर या नगरीय समुदाय की कोई सर्वव्यापी परिभाषा नहीं पाई जाती है। समाजशास्त्री हार्वर्ड बुल स्टर्न ने मेट्रोपोलिस में इन्होंने नगर का वर्णन किया है कि यह एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र जो राज्य द्वारा अधिकृत स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत कई सामान्य हितों एवं संस्थाओं के साथ काफी हद तक निकटतम बसी हुई जनसंख्या का निवास स्थान है। ठीक है, मैकाइवर पेज के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के मध्य कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो यह निश्चित कर सके कि नगर का अमुक बिंदु कहाँ से शुरू होता है या कहाँ खत्म होता है, और देहात मतलब गांव का अमुक बिंदु कहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, जेएस फिल्टर ने भी नगरीय समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह नगर का एक हिस्सा होता है जो उन क्षेत्रों के निवासियों को समूह को नगरीय समुदाय कहेंगे जिनके बीच पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने संबंध के आधार पर नगरीय समुदाय को परिभाषित किया है। नेक्स्ट, नगरों की क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक विविधता। ठीक है, इसमें सामाजिक विविधता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर कई जगह के लोग एक साथ निवास करते हैं। और वैयक्तिकता। ठीक है, यहाँ पर हम की भावना का महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि स्वयं के लिए यहाँ पर स्वयं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। असंतुलित व्यक्तित्व। ठीक है, असंतुलित व्यक्तित्व मतलब यहाँ पर व्यक्ति कई लोगों के साथ मिलता है, लेकिन वह किसी भी समूह का सदस्य ना होकर कई समूह से अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है, तो इसको हम एक असंतुलित व्यक्तित्व कहकर परिभाषित करते हैं। नैतिक शिथिलता। ठीक है, यहाँ नैतिकता कम पाई जाती है। द्वितीयक नियंत्रण। ठीक है, जैसे गांवों में प्राथमिक नियंत्रण पाए जाते हैं जिनमें परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार ये सब नियंत्रण का काम करते हैं, धर्म, लेकिन गांव में नगरों में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे द्वितीयक नियंत्रण जैसे कानून व्यवस्था हो गई, पुलिस हो गई, इनके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, ऐच्छिक सहचर, उनमें जो परिवार होता है वहां पर यदि आप एक साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो एक परिवार कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। सामुदायिक भावना का अभाव। ठीक है, यहाँ पे हम की भावना का अभाव होता है जिसे हम सामुदायिक भावना कहते हैं। परिवार में एकता का अभाव। ठीक है, परिवार में अगर कई लोग परिवार के सदस्य एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं तो भी वो एक दूसरे की समस्याओं या अन्य किसी चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पारिवारिक एकता का अभाव पाया जाता है। विषमता और साथ ही साथ कृत्रिम जीवन। ठीक है, क्योंकि वो नगर क्या है, शहर में छोटे छोटे फ्लैट्स पे लोग रहते हैं जहां पे धूप या हवा इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, तो वो इसके लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है समिति और संस्था। समिति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जाती है। ठीक है, समिति व्यक्तियों द्वारा निर्मित संगठित होकर किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, समिति क्या है? समिति व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है और यह किसी कार्य या किसी आवश्यकता के लिए संगठित होकर कार्य करते हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, संघ, राजनीतिक दल,
राज्य, ये सब एक समिति के अंतर्गत आते हैं। तो बोगार्डस ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि समिति किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है, और गिन्सबर्ग ने इसे एक निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग या मिलजुल कर एक संगठन की स्थापना करते हैं तो हम इसी संगठन को समिति कहते हैं। समिति की विशेषताओं के अंतर्गत समिति की जो विशेषताएं वो निम्नलिखित है। पहला है नियमों पर आधारित। ठीक है, प्रत्येक समिति के कुछ नियम होते हैं और उपनियम होते हैं जिसके द्वारा वो व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित एवं निर्देशित करते हैं। समिति के नियमों की सदस्यता संबंधी योग्यता, कार्यप्रणाली तथा सदस्यता शुल्क आदि आते हैं। नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने पर दंड का प्रावधान भी संगठन के अधिकार में होता है। ठीक है, तो समिति क्या है? नियमों के आधार पर संचालित होती है। दूसरा है निश्चित संगठन। समस्त समितियों का एक निश्चित संगठन होता है, क्योंकि संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थायी प्रगति। सामान्यतः कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति विचार पूर्वक तरीके से समिति का निर्माण करती है। ठीक है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर जब समिति का निर्माण किया जाता है, लेकिन निर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति या पूरा न होने पर इन्हें खत्म भी कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है। ऐसी समिति की प्रकृति क्या है? अस्थायी होती है, जो कुछ समय के लिए होती है। अगर इनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो उद्देश्यों की पूर्ति के बाद इस समिति को भंग कर देते हैं, या अगर उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही या उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो भी इस प्रकार की समिति खत्म कर दी जाती है। नेक्स्ट, एक निश्चित संगठन। ठीक है, समस्त समितियों का एक निश्चित संगठन होता है, क्योंकि संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती है। अगर व्यक्तियों के बीच, समिति के जो सदस्य हैं उन लोगों के बीच अगर संगठन नहीं पाया जाता है, वो संगठित नहीं है, तो वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये एक निश्चित संगठन होना अनिवार्य है। अस्थायी प्रगति। सामान्यतः कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार करके समिति का निर्माण किया जाता है और समिति के लक्ष्यों की प्राप्ति न पर भंग कर दिया जाता है। व्यक्तियों सहयोग की प्रधानता। किसी भी समिति की सफलता संगठन के सहयोगी संबंधों पर निर्भर होती है। ठीक है, अतः जब कभी सहयोग के अतिरिक्त संघर्ष अधिक होने लगते हैं तो समिति भंग हो जाती है। ठीक, समिति निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग के द्वारा, ठीक है, मिलजुल कर कार्य करके उसको पूर्ण करने के लिए है। लेकिन यदि वह उद्देश्य यहाँ पे पूर्ण न होकर यहाँ पे संघर्ष अगर बढ़ने लगते हैं आपसी, तो यह समिति भंग हो जाती है। उद्देश्यों का क्या समूह? उद्देश्यों का समूह। इसमें समिति का गठन कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, अतः व्यक्तियों के बिना समिति की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, समिति के निश्चित उद्देश्य होते हैं। समिति लक्ष्यों की प्राप्ति का एक सीमित साधन है और यह मूर्त रूप से दिखाई देता है, या मूर्त संगठन इसको कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति होते हैं जो हमें मूर्त रूप से आमने सामने की स्थिति में जिन्हें हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। विचार पूर्वक स्थापना। समिति बहुत सोच समझकर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित होती है और समिति के आवश्यक तत्व के रूप में, यहाँ पर समिति के जो आवश्यक तत्व जिन्हें हम समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, कि उसके एक सामान्य उद्देश्य होते हैं। समिति के लिए आवश्यक क्या है? सामान्य उद्देश्य का होना। दूसरा है सदस्यों का समूह। ठीक है, इस पे यहाँ पर व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। आपसी एकता, ठीक है, इसमें आपसी एकता पाई जाती है और संगठन का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, संस्था। संस्था क्या है? समिति व्यक्तियों का समूह होती है जिसमें मनुष्यों के कुछ उद्देश्यों की पूर्ति होती है, लेकिन संस्था क्या है? मनुष्यों के उद्देश्य को पूरा करने की कार्यप्रणाली, नियम या व्यवस्था है। ठीक, समिति व्यक्तियों द्वारा कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, लेकिन उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम जो नियम या कार्यप्रणाली को अपनाते हैं
वह संस्था कहलाती है। संस्था को समाज द्वारा कार्य करने की मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति बनाई गई है उन्हीं को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को हम संस्था कहते हैं। ठीक, मैकाइवर और पेज ने संस्था को परिभाषित किया है कि संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली का वास्तविक स्वरूप या अवस्था है। बोगार्डस ने संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसमें मुख्य रूप से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की एक सुस्थापित प्रणाली द्वारा इसे संगठित किया गया है। ठीक है, संस्था की क्या विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है स्थायित्व। संस्था में स्थायित्व जरूरी होता है क्योंकि यह दीर्घ अवधि लंबे समय तक चलती है और इसका जल्दी विनाश नहीं होता, मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होती है। इस प्रकार की संस्थाओं में जब तक विकास नहीं होता है, जब तक कार्य एक विशिष्ट तरीके या अपनी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं करते। नेक्स्ट है प्रतीक। प्रत्येक संस्था की पहचान उसके प्रतीकों के द्वारा होती है। जैसे आर्य समाज, आर्य समाज का प्रतीक क्या है, ओम है। चर्च का क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट है परंपरा। परंपरा, प्रत्येक संस्था की अपनी एक निश्चित या मौखिक या लिखित परंपराएं होती हैं। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इन परंपराओं के अंतर्गत जैसे प्रथाएं, जनरीतियां, धार्मिक संस्कार आदि आते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था को उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उपयोगी होते हैं या आवश्यक होते हैं। जैसे भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन। ठीक है, ये क्या है, ये कार्य को पूर्ण करने की जो व्यवस्था है संस्था, उसमें ये हेल्प करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे सांस्कृतिक उपकरण है जो आदर्श, मूल्य, विचार और कार्य प्रणाली आदि के उपयोग में आते हैं। सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या एक से अधिक निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। जैसे विवाह की संस्था से कुछ निश्चित और सुस्पष्ट उद्देश्य हैं। ठीक, विवाह क्या है, एक संस्था है और इस संस्था के क्या उद्देश्य है, वंश में वृद्धि करना, परिवार को बनाए रखना, पारिवारिक व्यवस्था को। इसलिए हम विवाह को एक संस्था के रूप में कह सकते हैं। इसकी सामाजिक भिन्नता के कारण इसमें अंतर अवश्य पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विवाह क्या है, हर समाज में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। ठीक है, संस्था एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक संस्थाएं पाई जाती हैं जिसके माध्यम से मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। ठीक है, कि ये सामाजिक रीति रिवाज इतने सारे हैं कि वो एक गुच्छे के रूप में उसमें दिखाई देते हैं। जब परंपराएं, प्रथाएं और रूढ़ियां विकसित हो जाती हैं तो इन्हें समाज की स्वीकृति मिल जाती है और इससे संबंधित अनेक नियम भी स्थापित हो जाते हैं और बाद में यही समग्र रूप से संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने संस्था को किसका बताया है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि निश्चित नियम, रूढ़ियां, परंपराएं, प्रथाएं, ये क्या है, ये एक गुच्छे के रूप में है और जब इन्हें स्वीकृति मिल जाती है तो ये संस्था के रूप में कार्य करते हैं। संस्था के कार्य एवं महत्व। संस्थाएं व्यक्ति के समस्याओं के समाधान और समाज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो संस्था के कार्य और महत्व को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, संस्था मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है। सामाजिक अनुकूलन में सहायक। ठीक है, परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। संस्था के द्वारा व्यक्ति की समाज में
क्या स्थिति है, क्या भूमिका है, इसका निर्धारण होता है। सामाजिक नियंत्रण का ये एक साधन होती है। ठीक, ये हमें परंपराओं के आधार पे या पारिवारिक नियमों की एक प्रणाली के रूप में नियंत्रित करती हैं। ये हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। साथ ही साथ ये संस्कृति की वाहक, मतलब हमारे जो संस्कृति है उसको आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित भी करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और कार्यों को सरल बनाती हैं। समिति एवं संस्था में अंतर। ठीक है, समिति एवं संस्था में अंतर, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि समिति व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, समिति में व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और संस्था एक नियमों की कार्य व्यवस्था है या कार्य प्रणाली है। समिति में इसका जो उत्पत्ति होती है वो निश्चित उद्देश्यों को लेकर होती है और संस्था का विकास स्वतः ही और धीरे धीरे होता है। समिति का संस्कृति के विकास में अधिक योगदान नहीं होता है, जबकि संस्था क्या है, सांस्कृतिक विकास में सहयोगी होती है। ठीक, संस्था के कुछ समिति व्यक्तियों के समूह के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, मूर्त रूप में दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कार्य प्रणालियां, जो संस्था की कार्य प्रणालियां होती हैं, ना उन्हें देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए संस्था अमूर्त होती है। यह एक वैचारिक संगठन है। ठीक, ये विचार पूर्वक इसका निर्माण किया जाता है, जिसके लिखित नियम होते हैं, जबकि संस्था जो है परंपरा जनरीत के कारण अनौपचारिक होती है। ठीक, ज्यादातर समिति के प्रतीक चिन्ह होते हैं। सांस्कृतिक व्यवहारों के रूप में संस्था के प्रतीक चिन्ह अलग से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, समिति के प्रतीक चिन्ह अलग होते हैं, लेकिन जो संस्था होती है उसके प्रतीक चिन्ह अलग पाए जाते हैं। इसके पहले भी हमने अभी बात की, जैसे आर्य समाज, तो उसका प्रतीक चिन्ह अलग है। समिति क्या है, साध्य है, जबकि संस्था साधन के रूप में कार्य करती है। व्यक्ति समिति का सदस्य होता है और संस्था सदस्य का व्यक्ति क्या है, सदस्य नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें एक नियमों की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें सदस्यों का कार्य क्षेत्र केवल समिति तक ही सीमित होता है। ठीक है, इनका कार्य समिति के उद्देश्यों के कार्य तक ही सीमित होगा, जबकि संस्था का कार्य समिति की अपेक्षा पूर्ण समाज के लिए पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आज हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड यूनिट यहाँ पे हम बताएंगे, उसके बारे में हम आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।